बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका और आपकी तरह का न जाने कितने लोगों का ख्वाब होगा मेरी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आना। लेकिन मैं आज आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आने के लिए या किसी तरह की भी ज़ेनी स्ट्रेस से बाहर आने के लिए आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं। तो अक्सर लोग सिर्फ सोच रहे होंगे, कर कुछ नहीं रहे होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वैसे तो बहुत सी वीडियोस में मैं कर चुका हूं। स्पेसिफिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैं आपके सामने दो अपने लाइफ के जो है वो टाइम पीरियड्स रखूं। एक वो जिसमें मैं इस बीमारी में आया और एक वो जो इस बीमारी से मैं निकल के बाहर आया। देखिए, जब आपको पता चल जाता ना कि आपकी क्या वजूहात हो रही हैं, किन रीज़न्स की बेस पे आप ये इस प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो बिलीव मी आप अपनी प्रॉब्लम को 50% तक वहीं क्योर कर लेते हैं। बाकी 50% उन चीज़ों को ठीक करने से वो ठीक हो जाती हैं। अच्छा, मेरे केस में जो है मैं शुरू से शुरू करता हूँ। नॉर्मली मैं तकरीबन 7 साल का था जब मेरे वालिद के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। उनके हर तरह के काम में उनका साथ देता था। मैं बहुत ज़्यादा बहादुर बच्चा था, शार्प बच्चा था, इंटेलिजेंट था। एक दफ़ा जो चीज़ पढ़ता था पिक हो जाती थी। अब्बू मेरे जो थे वो एक हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे और गर्मियों की छुट्टियों में वो अक्सर बिज़नेस किया करते थे। अब वो बिज़नेस किस तरह का करते थे, कोई चीज़ ख़रीद लेते थे, फल ख़रीद लेते थे, किसी फल का बिज़नेस कर लिया, जैसे मंडी में आप नॉर्मली देखते होते हैं। हम लोग अक्सर, मैं और मेरे अब्बू, फ़जर की नमाज़ से पहले हम निकलते थे। फ़जर की नमाज़ मंडी में जाके पढ़ते थे और वहाँ से किसी ट्रक का सौदा कर दिया या किसी चीज़ का। मैं बहुत छोटा था जब उनके साथ जाता था। मेरे सारे बहन भाई जो थे वो सो रहे होते थे, लेकिन मैं फिर भी उठ के उनके साथ जाता था। अब इसी तरह जब मैं अपनी अम्मी के साथ भी घर के अक्सर काम करवाता था, अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी लेवल मेरा काफ़ी था और मैं वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता था। वीडियो गेम्स जो लोग खेलते हैं उनको पता है कि जब वो वीडियो गेम्स का मतलब, अगर आप वीडियो गेम्स में जाओगे लड़ाई होनी ही होनी है। अच्छा, अब जब मैं वीडियो गेम्स में जाता था मेरी अक्सर लड़ाई होती थी, तो मैं जब भी लड़ता था मैं कोशिश करता था 3 या 4 लोगों से लड़ूं, क्योंकि मैं अजय देवगन की मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता था। अब चूंकि मैं अजय देवगन की मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता था तो अजीबोगरीब सी एक वो होती थी मेरी हालत। मैं भी बस समझता था जी मैं करैक्टर में आ गया हूँ और मैं लड़ता रहता था। मतलब मैं बड़ा शरारती किस्म का बच्चा था और ये इस तरह का मैं था ही नहीं कभी कि मैं कभी सोचूं कि जी मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगा। मेरी खुराक भी माशाल्लाह बचपन में बहुत अच्छी थी। अब चूँकि जैसे जैसे वक्त गुजरा और कुछ महीने बाद जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ, फिर उसके कुछ डेट बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, अब लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल गया। जो इर्द गिर्द के लोग थे, रिश्तेदार थे, जो पहले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, अब वो लोग दूर होना शुरू हो गए। खाम खा की बाहर हमारी लड़ाई करवाते और मतलब एक ज़दो-कोप सी कैफियत करते थे हम पे। और मतलब और वो लोग हमारे जो दुश्मन थे उनके साथ मिल के मुझे मरवाते, मेरे भाई को मरवाते। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी, तो ये चीज़ें ना काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गई। इसके अलावा घर के फाइनेंशियली हालात भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। अल्लाह का शुक्र था, सारी चीज़ें हमारी अपनी थी, हमारी ज़मीनें थी, अपनी भैंसें थी, सारा कुछ अपने घर की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लेकिन ओबियसली जब कोई घर का सरबराह ना हो तो फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती। ये चीज़ें मेरे अंदर ना अंदर ही अंदर पकती रहीं। अब जो रिश्तेदारों का बिहेवियर था वो भी अजीबोगरीब था। पहले जो लोग सारा दिन मेरे घर, हमारे घर डेरा डाले रखते थे, अब वो कभी कभार आते थे और आते थे तो बातें सुना के जाते थे कि तुमने आज ये नहीं पकाया, तुमने वो नहीं पकाया। अब इस चीज़ों में ना कहीं ना कहीं मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी और मैं अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ था और मैं भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। मुझे भी बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा था। हमने इन चीज़ों से तंग आके लाहौर आने का फ़ैसला किया और जब हम लाहौर आए तो मेरे भाई, मेरा जो बड़ा भाई था, वो एक बॉडी बिल्डर था। उसने जो बॉडी बिल्डिंग में किया, उसने कहा जी कि मैं अपना जिम शुरू करना चाहता हूँ। चूँकि वो पहले ही बॉडी बिल्डिंग करता था तो वालिदा ने उसको इन्वेस्टमेंट करके जिम स्टार्ट कर दिया। अब जब जिम स्टार्ट किया तो उसको शौक़ चढ़ा कि मैं एक मुकाबला लड़ना चाहता हूँ, एक टूर्नामेंट लड़ना चाहता हूँ। उसने टूर्नामेंट लड़ा, उसके बाद वो बेचारा पागल हो गया और तकरीबन 7 से 8 साल वो पागल खाने में पागल रहा। उसको पागल खाने लेकर गए, पागल खाने से लाते थे, घर लाते थे, मारता था सबको। वो अजीबोगरीब सी कैफियत थी जो मेरे अंदर ही अंदर पकती रही। अब जब मैं फ़र्स्ट ईयर में हुआ तो मेरे भाई का इंतकाल हो गया। इससे पहले 9th-10th में भी मैं बहुत ज़्यादा शार्प था। 9th-10th में भी मैं पूरे जो हमारे स्कूल के इवेंट्स होते थे मैं अकेला ही होस्ट करता था। स्टेज पे जाके खुद ही सारी उसकी ऑर्गेनाइजेशंस मैं ही करता था, सारा ऑर्गेनाइज़ करना, उसको प्रॉपर A to Z अरेंजमेंट, वो सारी जो हमारे आगे प्रिंसिपल्स होते थे या टीचर्स होते थे वो मेरे हैंड ओवर कर देते थे और मैं उन सबको बआसानी कर लेता था।
جب فرسٹ ایئر میں بھائی کا انتقال ہوا چیزیں مزید بکھر گئیں اور چیزیں پریشانی کی طرف آ گئیں. اب ایک نا اندر آگ تھی, کچھ بننے کی آگ, کچھ کر گزرنے کی آگ. مجھے نہیں پتا تھا کیا تھا وہ سب, وہ آگ مجھے اندر سے جلائی جا رہی تھی. اب جب فرسٹ ایئر کے بعد میں نے کال سینٹر کا آغاز کیا, پہلی دفعہ جب سٹارٹ کیا امی سے پیسے لے کے تو لاس ہو گیا. اب دوسری دفعہ پیسے لیے پھر لاس ہو گیا. اب تیسری دفعہ جب میں نے لیا تو میں نے قرض لیا, اور قرض بھی جو ہے وہ اس شرط پہ لیا کہ ڈبل کر کے واپس کروں گا. مجھے الحمدللہ اپنے آپ پہ اور اپنے آپ پہ بے انتہا بھروسہ تھا. اب جب میں نے کال سینٹر سٹارٹ کیا تو اس بار میں نے سوچا کہ میں نے بہت محنت کرنی ہے. جو غلطیاں پہلے کی یا اس سے پہلے کی اب میں نے وہ نہیں کرنی. میں نے وہی کیا جو پہلے غلطیاں تھیں, ان سب کو منیمائز کیا. الحمدللہ میرا کال سینٹر چل نکلا. میرا رات کا کال سینٹر جو میں یو ایس اے اور کینیڈا میں کر رہا تھا وہ چل نکلا. اب میرے اندر نا ایک لالچ آیا کہ یار میں اس کو یو کے میں بھی چلاتا ہوں, دونوں ہاتھوں سے پیسہ کماتا ہوں. حالانکہ میں نے ان کے پیسے پہلے 2 مہینے میں ہی کور کر دیے تھے جن سے میں نے لیے تھے پیسے. ایک لالچ آیا. اب میں نے یو کے کی شفٹ بھی سٹارٹ کر دی. یو کے کی شفٹ نارملی 2 بجے سٹارٹ ہوتی تھی, اور جو لوگ کال سینٹر چلاتے رہے ہیں یا چلاتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار اس میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے, اور یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو کھینچتی ہے. اور میں نے چونکہ بچپن میں دیکھا تھا لوگوں کے بیہیویئرس کو بدلتے ہوئے پیسے کی خاطر, تو میں نے ضد باندھ لی تھی جی پیسہ کمانا اور بے پناہ پیسہ کمانا ہے. اب میرا ذہن اتنا ہی تھا کہ صرف پیسہ کمانا ہے. میں نے صرف پیسہ کمانا ہے, اور میں اسی دوڑ میں لگ گیا. میں اسی سب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. اب راتیں جاگنے کے لیے آپ کو 18 گھنٹے کام کرنے کے لیے اوبیسلی آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نکوٹین یا سگریٹ یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال تو کرنا پڑتا ہے. چونکہ میں تو سگریٹ نہیں پیتا تھا, 12 15 کپ یا کبھی 16 17 اس سے بھی اوپر چلا جاتا تھا. کبھی تو کافی پیتا, چائے پیتا, خود کو جگاتا رہتا. اب یہ کیفیت میری 1.5 سے 2 سال چلی. پیسہ تو نو ڈاؤٹ بہت کمایا. اب اس کے بعد میں ڈپریشن, انزائٹی, سویر قسم میں آ گیا. مجھے اپنا آپ ہی محسوس نہیں ہوتا تھا, عجیب و غریب سی برین فوگ رہتا تھا, پینک اٹیکس آتے رہتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا تھا. کچھ بھی کھاتا تھا لوز موشن. اب اس میں نے بہت زیادہ علاج کرایا, بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا, بڑے حکیموں کے پاس گیا, بڑا پیسہ ضائع کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اب میں کیا کرتا تھا, میں صبح آتا تھا 7:30 8 بجے گھر آتا تھا, پھر بچوں کو اسکول چھوڑنے چلا جاتا تھا, اسکول سے لاتا تھا, میں سوتا ہی نہیں تھا 24 آورس, اور میں گھر میں بھی چائے پیتا رہتا تھا. چونکہ پہلے تو انسان میں طاقت ہوتی ہے, لیکن طاقت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے. جب میں 21 کا ہوا تو مجھے یہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں 41 کا ہو گیا ہوں. انرجی لیول ڈاؤن رہتا تھا, انسومنیا کی شکایت رہتی تھی, معدے میں مروڑ سے اٹھتے رہتے تھے, اور بلڈ والے موشن آتے تھے اکثر. اور میں اس چیز سے ڈر کے سارے ٹیسٹ کرائے, سارے الحمدللہ نارمل تھے. ہر بندہ کہتا تھا, حکیم کہتا تھا جی مثانے میں گرمی ہے, اور جو ڈاکٹر تھے وہ کہتے تھے جی تھوڑا سا لیور کا جو ہے وہ LFT جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. مین وائل کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر ڈپریشن, انزائٹی, ان چکروں میں پڑ گیا, ان کی دوائیاں کھائیں, خاطر خواہ یہ کرتے کوئی 7-8 سال زندگی کے گزرے, اور بڑے جھنجھوڑے میں گزرے. اس میں بزنس کیے, بہت زیادہ بزنس کیے, سارے ڈوب گئے. چلا تو صرف ایک کال سینٹر ہی تھا, کال سینٹر کیا. پھر اس کے بعد کمپیوٹر شاپ کی, وہ ڈوب گئی. پھر ریسٹورنٹ بنایا, وہ ڈوب گیا. پھر اس کے بعد برانڈ شروع کیا, وہ ڈوب گیا. گیمنگ زون بنایا, وہ میں نے خود بند کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے کاسمیٹکس کا بزنس شروع کیا, وہ ڈوب گیا. میں نے آن لائن دراز پہ سیلنگ شروع کی, وہ ختم کر دی. پھر میں نے فری لانسنگ سیکھی انہی 8 سالوں کے عرصے میں, ٹائم ٹو ٹائم. ساتھ میں میڈیسنز بھی لے رہا تھا. فری لانسنگ سیکھی جس میں PHP, لیراول اور یہ چیزیں ساری میں نے سیکھی, HTML, CSS اور ورڈ پریس ڈیولپمنٹ. کے بعد بھی میں سمجھتا تھا 2015 میں بڑا اس کا تھا کہ جی بڑے لوگ اس سے آگے جا رہے ہیں. میں نے سب کیا, بٹ انفارچونیٹلی میں ناکام ہو گیا, کیونکہ میری کور سکلز جو تھیں وہ سیلنگ تھی, اور میں ٹیکنیکل مائنڈ کی طرف ایسا اتنا نہیں تھا. تو میں نے اس چیز کو کیا کیا, پھر میں نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا. میں نے کہا یار میں ٹیکنیکل کام نہیں کروں گا, میں بیک اینڈ کا کام نہیں کروں گا, میں جسٹ کلائنٹس فائنڈ آؤٹ کروں گا. الحمدللہ میں اس کام میں سکسیزفل ہو گیا, لیکن ڈپریشن اور انزائٹی اس قدر تھا, کچھ بھی پرفیکٹلی نہیں کر پا رہا تھا. اچھا, میں نے جب یہ سب چیزیں ختم کر دیں, میڈیسنز ختم کر دیں, اب میں نے سوچا کہ یار میں نے اس سب سے وداؤٹ میڈیسن لڑنا ہے. اب میں نے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے نا پہلے دیکھا کہ یار میں کیا چیزیں غلط کر رہا ہوں. پیپر کی صورت میں ساری اپنی مسٹیکس لکھی, تو مجھے اپنے اندر بے انتہا مسٹیکس نظر آئیں. نمبر 1, میں کھانا نہیں کھاتا تھا ٹائم پہ. نمبر 2, میری سونے کی کوئی روٹین نہیں تھی. نمبر 3, میں
घर में बैठा रहता था खाम खा और दूसरों को कहता था यार तुम मेरा कारोबार चलाओ, बस मैं 10 मिनट के लिए जाता था, अपडेट लेके आ जाता था। कारोबार ऐसे तो चलते ही नहीं थे। इसके अलावा मेरी कोई अल्लाह के साथ कोई राब्ता नहीं था। मैं कोई नमाज वगैरह तो बिल्कुल ही दूर छोड़ गया था और ना कभी अल्लाह से दुआ करता था। बस रोता रहता था और हज़ारों कतार रोता रहता था। पता नहीं था क्यों रोता रहता हूँ, बस रोता रहता था। फिर मैंने जब ये चीज़ें मुझे फिगर आउट हो गई कि यार ये मेरी मिस्टेक्स हैं, मैंने उन मिस्टेक्स पे काम करना शुरू किया। मैंने अपने माइंड को एजुकेट करना शुरू किया। देखिए ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जब आप अपने माइंड को एजुकेट करते हैं ना, तो आपकी सारी चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। पहले मैंने फिगर आउट किया यार मुझे प्रॉब्लम क्या है, आया मुझे कोई जहनी प्रॉब्लम है या कोई मुझे मैदे की प्रॉब्लम है, मसला क्या चल रहा है। जब मैंने अपने आप से पूछा तो मेरा गट डिस्टर्ब था, मेरा मैदा डिस्टर्ब था, मेरी रूटीन डिस्टर्ब थी। मैंने 1 बाय 1 हर चीज़ पे काम किया, हर चीज़ को 1 बाय 1 अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कोशिश की कि मैं रेगुलरली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जो है जितना भी हो सके मैं करूं। मैंने स्टडी करना शुरू की तो मैंने NLP के बारे में पढ़ा, डिफरेंट तरह की माइंड की रिसर्च के बारे में पढ़ा कि यार ये सब क्यों हो रहा है। अब ये चीज़ें करते करते मुझे तकरीबन 3 साल लग गए और इन 3 सालों में मुझे अच्छी तरह याद है मैं कई बार हारा, कई बार टूटा, कई बार फैसला किया कि नहीं मैं नहीं निकल सकता। खाम खा की कोशिशें हैं, मैं खाम खा परेशान हो रहा हूँ। लेकिन मेरी एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने अपने 5-6 घंटे रेगुलरली बेसिस पे रिसर्च के लिए रखे हुए थे कि मैं रोज़ाना डॉट्स कनेक्ट करता रहता था और अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पांव मारता रहता था। एक ना एक दिन मैं इस चीज़ से बाहर निकल के आ गया। यार एक बंदा वो जो स्टेज पे जाके बेधड़क बोल रहा है और लोगों के सामने होस्ट कर रहा है, जो RJ भी रहा है, जो सारी चीज़ें कर रहा है, और एक वक्त वो आ गया जो घर में बैठा है और दुकान पे जाते हुए डर रहा है, उसकी लाइफ क्या होगी। लोग कहते हैं जी ये सब बड़ा आसान है। भाई नहीं है आसान, उससे पूछो जो इस हालत से गुजर रहा है, आपके लिए बड़ा आसान होगा। हम लोगों को नॉर्मली इसलिए लोग नहीं समझ पाते, वो सारे समझते हैं कि यार ये क्या बीमारी है, टेस्ट रिपोर्ट्स में कहीं आती नहीं है, कहीं दिमाग की कोई कुछ करा लें, MRI करा लें, कहीं कुछ नहीं आता, तो फिर ये क्या बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है, खाम खा की बीमारी है। असल में ये बीमारी है ही नहीं, असल में सच में ये बीमारी नहीं है। ये हमारी खुद की जो खुद साख्ता कायम की हुई चीज़ें हैं, लेकिन वही हैं। लेकिन बात वही है कि जिस इंसान के साथ होता है वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ ज़िंदगी कर क्या रही है, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ। दोस्तों मैंने जो 3 साल का तजर्बा था वो अपनी पूरी वीडियोस में बता दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं पे अपने रेगुलरली बेसिस पे 2 घंटे 3 घंटे मुख्तस कर दें, इन वीडियोस को देखें, इन पे अमल कर दें, इन पे अमल करें। वीडियोस देखेंगे, मोटिवेट होंगे, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अमल जब तक नहीं करेंगे आप ठीक नहीं होंगे। मिनिमम 3 to 6 मंथ्स अपने आप को दें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए। ये ना सोचें कि जी मैं आज ही ठीक हो जाऊंगा। आज ही कोई भी बंदा ठीक नहीं होता। ये 2.5 पेटाबाइट्स की जो हार्ड डिस्क अल्लाह ने स्टोर कर दी है ना, इसके अंदर एक बग भी तलाश करने के लिए ना बड़ा टाइम लग जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये हार्ड डिस्क अल्लाह ने हमें नवाजी है। तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें। दूसरी चीज़ ये कि आप मुझसे प्राइवेट कोचिंग भी ले सकते हैं। प्राइवेट कोचिंग पेड है, वीडियोस फ्री हैं। जो लोग समझते हैं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, यार आप अपना टाइम लगाएं। मेरा टाइम क्यों लेना चाह रहे हैं आप। मैं जितने लोगों को फ्री कोच कर सकता था मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर किसी को फ्री कोच नहीं कर सकता। यू हैव टू, मतलब समझने की बात है। जब इंसान समझ जाए तो समझ जाए, जो नहीं समझता वो फिर गलत ही समझता है। तो किसी की सोच को थोड़ी आप बदल सकते हैं, क्योंकि आपका मेन मकसद होता है किसी को आपने क्लियर करना कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, अगर समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो ठीक है। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि यार मैं आपको बता सकूं मुझे कितना अरसा लगा। ये ना सोचें कि मैं एक दिन में निकल के आ गया। मैंने बहुत स्टडी की, बहुत इस चीज़ों के बारे में पढ़ा और अपना बहुत टाइम लगाया, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एजुकेशन चाहता है। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ये क्यों नहीं बताता, वो 2 गोलियाँ लिख के दे देता है। वो 2 गोलियाँ जब तक खाते रहते हैं सुकून में रहते हैं। आप अपने माइंड का क्यों क्लियर कर दें कि ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है और ये इसकी रीजंस क्या है, किस वजह पे हो रहा है। अब ये सारी चीज़ों पे काम करें। मैं गारंटी देता हूँ यार, मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप भी इन सब से निकल के बाहर आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, बस रूटीन को सेट करने की देर है, अल्लाह से दोस्ती करने की देर है। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मेरा पहला जो राब्ता है वो अपने अल्लाह के साथ है। जो लोग भी जिस तरह के भी मज़हब से वो फॉलो करते हैं, बिलीव की पावर को आजमाएं। जब आप किसी पे बिलीव करते हैं,
वट एवर जो भी उनका रिलीजन है, अपने उस बिलीव को स्ट्रॉन्ग करें। जब वो उस बिलीव को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनका बिलीव उनको हील करना शुरू कर देगा। लेकिन थोड़ी सी स्टडी इस्लाम के बारे में ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्योरीफाइड दीन है, और इस्लाम में जो चीज़ें हैं, जो लोग भी दूसरे मज़हब से हैं, जब वो इस चीज़ को समझने शुरू करेंगे, देखिए टू बी ऑनेस्ट ओपन माइंड होकर स्टडी करें, किसी एक बंदे को फॉलो होकर स्टडी ना करें, इसको स्टडी करें। आई होप सो कि आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का, सारी चीज़ों का जवाब यहाँ मिल जाएगा। और जो लोग एक बार दीन इस्लाम से जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम की मुश्किलें सारी ख़त्म कर देता है। बिलीव मी, मैं खुद भी इस्लाम से जुड़ा तो मैंने हर चीज़ को ठीक पाया। क्योंकि देखिए एंड पे एक ही बात कहूँगा, जो अल्लाह की मानता और उसके रसूल की मानता रहा, वो इस प्रॉब्लम में कभी आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। ये बात मैं 110% अपनी जो है ना वो उससे कह रहा हूँ। क्योंकि वो परेशान तो हो सकता है, लेकिन वक्ती तौर पे परेशान रह नहीं सकता। वो सुन्नत नबी में हर चीज़ का इलाज है। कैसे आपने खाना है, कैसे आपने सोना है, कब आपने सोना है, कब आपने उठना है, कब आपने क्या करना है, एवरीथिंग वहाँ है। तो जब आप वहाँ से जुड़ जाएंगे तो फिर हर चीज़ जुड़ जाएगी। और ये मैदे की बीमारी खाम-खा हमने जहन की बीमारी बना ली है। IBS को हमने खाम-खा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह दिया है कि जी अब नहीं बचेंगे हम। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, आप अपने स्टमक को ठीक करें। 95% लोगों की बीमारी होती मैदे की बीमारी है, और जब आप मैदे की बीमारी पे काम करते हो, हर चीज़ ठीक हो जाती है। वीडियोस पढ़ी हैं, हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनी है। थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। आपको आपने खुद ठीक करना है, क्योंकि इस गाड़ी के ड्राइवर आप हैं, कोई और नहीं है। तो वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपकी और मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।